के शो में रिकोटेक मुआहिदा सऊदी इश्तराक खसारे का शिकार, सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज। माशी बहाली में हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के लिए पुरअज़म है आर्मी चीफ का बयान। पुरानी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में है, सिलेक्शन का नुकसान अवाम को होगा, बिलावल भुट्टो का इंतबा। £190 मिलियन स्कैंडल, चेयरमैन पीटीआई से 2.5 घंटे तफ्तीश। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, रेकोडिक के हवाले से बिलखुसूस रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं SIFC के प्लेटफॉर्म से, ये एक वो कॉन्क्रीट डेवलपमेंट है जिस पर तमाम अफराद की नज़रें हैं। ख़ास तौर पे अगर फॉरेन इन्फ्लोज की बात करें पाकिस्तान में SIFC के प्लेटफॉर्म से, तो ये वो एक नुक्ता है जिसके ऊपर सब मरकूज़ अपनी तवज्जो रखे हुए हैं और उम्मीद ये है कि इस साल के आखिर तक यहाँ से कोई सब्सटैंशियल इन्फ्लोज पाकिस्तान को आ सकते हैं। रेकोडिक है क्या, यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, और ख़ास तौर पर कॉपर के हवाले से जिसको कहा जाता है कि ऑयल ऑफ द फ्यूचर, इसके बिलियंस 5.9 बिलियन टन के जो रिजर्व्स हैं उनका किस तरह से दुनिया भर में इस्तेमाल हो सकता है। ख़ास तौर पे जो शेयर होल्डिंग का अभी इस वक्त कॉम्पोजिशन है वो मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। SIFC के प्लेटफॉर्म से रेकोडिक के मद में कितनी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये डाइल्यूट कौन कर रहा है अपने शेयर्स, डायरेक्ट गोल्ड कर रहा है, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना स्टेक देगी, बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपना स्टेक जो ओवरऑल है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी। ये सारे अहम सवाल जिसका आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका मंतकी नतीजा या अहम इस वक्त मराहिल में ये किस तरह दाखिल हुए हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फरूख सलीम साहब, आप बहुत शुक्रिया आपने वक्त में ज्वाइन किया। सर, आप बताएं, आपने लिखा भी था ऑयल ऑफ द फ्यूचर, रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं SIFC के प्लेटफॉर्म से, एक कॉन्क्रीट जो डेवलपमेंट अगर बहुत वक्त तक जो वाजे आ रही है वो बैरिक गोल्ड और ये खासतौर पर रेकोडिक के हवाले से है। आप किस तरह देख रहे हैं इस पेशरफ्त को, और हम कब तक तवक्को रखें कि यहाँ से हमें इन्फ्लोज आएंगे? फरूख सलीम साहब जी, सैफान साहब, SIFC के प्लेटफॉर्म में जो 3 इस वक्त एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सरे फहरिस्त है जिसका आपने जिक्र किया वो रेकोडिक है, एक रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है और एक बहुत बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट। ये 3 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं जो SIFC जिनके ऊपर इस वक्त फोकस किए हुए हैं। रेकोडिक का मामला ये है कि 50% शेयर जो हैं वो बैरिक गोल्ड के पास है, जो कनेडियन गोल्ड माइनर है, बहुत बड़ी माइनिंग की कंपनी है। 25% हुकूमत बलूचिस्तान के पास है और 25% हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के पास। सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा फंड है जिसके पास कोई 600-650 अरब डॉलर के एसेट्स हैं, वो कहलाता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। वो रेकोडिक के अंदर हिस्सा डालना चाहता है, रेकोडिक के शेयर्स खरीदना चाहता है। अब मसला ये आ रहा है कि बैरिक गोल्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा पुरुमीद है इस प्रोजेक्ट से और वो अपने शेयर जो है उसमें डिल्यूशन नहीं चाहता, उसमें कमी नहीं चाहता, वो अपने शेयर तैयार नहीं है सऊदी अरेबिया को बेचने के लिए। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान जो है वो भी गौर फौज कर रही है, बलूचिस्तान की हुकूमत है, ये दोनों हुकूमतें भी इस वक्त तैयार नहीं है कि अपनी शेयर्स में कमी की जाए। लेकिन जिसमें जहां तक मैं समझ पाया हूं, अभी कुछ दिनों पहले SIFC ने अपना पहला इंटरेक्शन किया था कुछ सहाफियों के साथ, कुछ इकोनॉमिस्ट के साथ। उसमें जो मुझे इंप्रेशन मिला है वो ये है कि एक ग्लोबल एडवाइजर रखा गया है जो कि शेयर्स की कीमत को एसरटेन करेगा, उसका तखमीना लगाएगा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अपने शेयर जो है रेकोडिक के अंदर वो सऊदी अरेबिया को बेचना चाहे तो उसकी क्या कीमत होनी चाहिए और कितने शेयर्स उसको बेचने चाहिए। तो जो हमारा जो SIFC का प्लेटफॉर्म है वो खुद से इसका फैसला नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है। उसने एक आलमी एडवाइजर को रखा है और वो एडवाइजर जो है वो इनको जो हुकूमत पाकिस्तान के अपने शेयर्स हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर जो वैल्यूएशन हो रही है एक्सरसाइज, ये तो दुरुस्त है बात के ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए की जा रही है, लेकिन वो स्टेक 25% है ना,
अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूं तो कि 25% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान और 25% हुकूमत बलोचिस्तान का है। अभी तो फिगर बताएगा कि कौन सा कितना शेयर किसको बेचना चाहिए और क्या एक शेयर की कीमत क्या होनी चाहिए। अच्छा, और ये जो एक्सरसाइज है ये नॉर्मली कितना टाइम लेगी ताकि हम एक्सपेक्ट ये करें कि अगर एक प्रॉपर एक शेयर की वैल्यू मार्केट असेसमेंट के बाद आए और उसके बाद आगे प्रोसीजर बढ़े, तो कितना टाइम लग सकता है आपको ये ऑफलोड करने में शेयर्स, आपको लगता है? देखिए, पहली कोशिश तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये हो रही है कि उनको ये शेयर न बेचने पड़े और उनकी ऑफर ये थी कि ये तो रेकोडेक का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं कॉपर माइंस के हवाले से सऊदी अरेबिया उन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो अपना शेयर डाल दे। लेकिन सऊदी अरेबिया एक्टिवली ये चाह रहा है कि जो करंट प्रोजेक्ट है उसके अंदर वो अपना शेयर डाले। आपने पूछा कि इसको कितनी देर लग सकती है, इसका जवाब सिफान साहब मेरे पास नहीं है और अभी तक SIFC जो प्लेटफॉर्म के उन्होंने भी कोई वक्त या जो टाइम फ्रेम है उसका जिक्र कहीं नहीं किया। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएंगे कॉपर के हवाले से फिर जो हम कह रहे हैं कि 5.9 बिलियन टन्स के कॉपर हैं, 0.41% जो उसमें जो है वो कॉपर ग्रेड है, तो आपने खुद भी अपने आर्टिकल में कोट किया था, तो क्या जो सऊदी जो PIF है वो इसको आए नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं, यानी वो पुराने प्रोजेक्ट पे जा रहा है, ये इस तरफ नहीं जा रहा है, इन रिजर्व्स की तरफ जिसको ऑयल ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है? जी, वो जो साबित हो चुके हैं जिसकी आप 5.9 बिलियन की बात कर रहे हैं, ये पूरी माइन का एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा, अभी जो बाकी माइंस एक्सप्लोर नहीं हुई हैं, जिसमें रिजर्व जो हैं वो अभी प्रूव नहीं हुए हैं, वो इससे कहीं ज्यादा तादाद में है। सऊदी अरेबिया इस वक्त ये चाह रहा है कि जो प्रूवन रिजर्व्स हैं उसके अंदर वो अपना हिस्सा डाले। ठीक है, और ये हिस्सा अंदाजन अगर 25% स्टेक के लिहाज से हम देखें तो कितना बनता है फरूख सलीम साहब? कि हम क्योंकि हम ये कह रहे हैं और बहुत से लोग शायद, जो मैं सुन रहा था कि हमारी जो एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट्स हैं बाय द एंड ऑफ दिसंबर वो हमें प्रूव करनी है और हम शायद इस इनफ्लोज की तरफ देख रहे हैं, तो हाउ मेनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप समझते हैं ऐसे आ सकते हैं? ये सैफान साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े एडवाइजर को हायर किया है इस सवाल के जवाब देने का जो हम मुझसे पूछ रहे हैं। सही, और वो मालूम नहीं कितने $मिलियन लेने के बाद और स्टडी करने के बाद इस सवाल का जवाब देगा। ठीक है, तो मैं तो सीरियसली आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि विफाकी हुकूमत ने जो ये शेयर खरीदे थे, विफाकी हुकूमत को उसकी कीमत तकरीबन $900 मिलियन पड़ी थी। अब उनकी हाजिर कीमत क्या होनी चाहिए, उनकी आलमी मंडी में कीमत क्या होनी चाहिए, ये हमें इंतजार करना होगा कि वो एडवाइजर क्या कीमत। ठीक है, और फिर इस पे जो ट्रांसपेरेंसी का आपने कहा कि जिस तरह कंसर्न था, तो ये हमने दूर कर दिया कि हमने एक ग्लोबल एडवाइजर को अपॉइंट किया है बाकायदा जो पूरा एग्जीक्यूट करेगा इस पूरी मामले को। लेकिन साथ साथ जो IMF की प्रेस रिलीज आई है उसने भी कहा है जी कि SIFC के बारे में कुछ लिखा है उसने, IMF ने जो अपनी वेबसाइट पर जारी की है, कुछ अल्फाज जिक्र किए हैं कि जी ये बेसिकली गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए इनिशिएटिव है। IMF ने कैसे लिया SIFC को? डॉक्टर साहब, आपने जो रिसेंट उनका जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से उनका वेबसाइट पर आया, आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं इसको? आर दे वेलकमिंग दिस SIFC? जी, मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि जो इंटरेक्शन था हमारा डॉक्टर जहांजेब साहब से, जो कि SIFC में SAPM है, वो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के, उनसे ये सवालात पूछे गए थे। जो मीडिया में मैंने फॉलोइंग डे पढ़ा, वो मुझे महसूस ऐसी हुआ कि जैसे कुछ नेगेटिव रिपोर्टिंग थी कि शायद IMF जो है वो बहुत कंसर्न्ड है कि आपने ये क्या काम कर दिया। जो मेरा जाती इंप्रेशन है वो ये है कि IMF चाहता है कि SIFC के अंदर शफाफियत हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और इसके अलावा कोई कंसर्न IMF का नहीं है। जैसे पाकिस्तान की कुछ तारीख रही है, जैसे हमने आपको याद हो कि KESC की प्राइवेटाइजेशन हुई थी, जो जब के इलेक्ट्रिक कहलाता है, वो शफाफियत के प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरी, उसकी अब हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो कोशिश ये हो रही है कि जो प्रीवियस प्राइवेटाइजेशन है जिसमें ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट एब्सेंट था, वैसी कोई ट्रांजैक्शन जल्दी में ना की जाए। सही, और फिर जो एश्योरेंसेस की बात की गई इसी मीटिंग के अंदर कि $70 बिलियन के एश्योरेंसेस हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये बेसिकली एश्योरेंसेस हैं। आप कितना रियलिस्टिक हैं ये $70 बिलियन की फिगर पे डॉक्टर फरसनी साहब?
सैफान साहब, मैंने सवाल इसी के मुतालिक उठाया था वहां पे। मेरा कंसर्न था कि जो $70 बिलियन की फिगर हमारे सामने आई थी, अगर आप उसकी टाइमलाइन खींचें तो वो गाजा में जंग से पहले की फिगर है। अच्छा, यानी कि ये गाजा में जंग शुरू होने से पहले ये $70 बिलियन की फिगर हमारे सामने आई थी। तो मेरा सवाल ये था कि अब क्योंकि वहां पे गाजा में जंग हो गई है और जो ममालिक सऊदी अरेबिया हो, कतर हो या यूएई हो, उनका असर क्या होगा, इस जंग का असर जो है उस $70 बिलियन की अमाउंट के ऊपर क्या होगा। और ये मेरा सवाल था वो प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन डॉक्टर जहांजेब साहब से। तो उन्होंने कहा कि अभी हमने कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं की। मेरा सवाल था कि क्या आपने कोई ऐसी अंडरटेकिंग की है, इसके ऊपर काम हुआ है कि उस जंग का क्या असर होगा। मेरा जाती ख्याल ये है कि उस जंग का कुछ ना कुछ असर जरूर होगा, और अगर वो जंग लंबी चलती है तो खदशा, मेरा जाती खदशा ये है कि उसमें कुछ डिले आ सकता है। सही, तो अभी उसमें कुछ डिले आ सकता है और हम आए भी कर रहे हैं उस तरफ। तो आपको लगता है कि हमारा जो रास्ता आगे है, इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस के फिर थोड़ा सियासी हंगामा भी है, तो आर वी ऑन द राइट ट्रैक, स्पेशली एक्सटर्नल साइड के लिहाज से अगर फरोज अली साहब बात की जाए? जी, IMF का कहना है कि एक्सटर्नल गैप जो है वो कोई $4.5 बिलियन का है। हमारी वजारत खजाना ये कह रही है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट उससे कम आया है और एक्सटर्नल गैप उससे कम है। कम हो या ज्यादा हो, मुझे याद है कि जो एक्सटर्नल गैप के हवाले से प्रोविजंस रखी गई थी उसमें $1.5 अरब का एक यूरो बॉन्ड था और कोई $3.5-4 अरब के हमने कर्जे लेने थे कमर्शियल बैंक से। अब इस वक्त जो हालत है वो यूरो बॉन्ड तो हम फ्लोट नहीं कर पाएंगे, तो $1.5 बिलियन का गैप तो बिल्कुल वाज़े तौर पे वहां नजर आ रहा है। कमर्शियल बैंक जो हैं उससे अगर हम इस वक्त उधार लेने जाएंगे तो शायद बड़ी महंगी कीमत में मिले और शायद उतना ना मिले जितना हम तवक्को रखे बैठे हैं। तो गैप तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक IMF ने अपने ओन पे भी वो यूएई की हुकूमत से, यूएई के एम्बेसडर से उन्होंने कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या आपकी कमिटमेंट जो है वो पक्की है, और यूएई की तरफ से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक $1 बिलियन की पक्की कमिटमेंट का इजहार किया गया है। सही, और तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आगे जो प्रोसीजर, आगे जो भी महीने हैं जो हमारी एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम सेफ साइड पर हैं फरोज साहब, यानी, या फिर हम फिर अनसर्टेनिटी के फेज में आने लगे? देखिए, अगले साल इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल है कि फरवरी-मार्च तक तो मामला सेफ चल रहा है। सही, अप्रैल में ये वाला स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है ये खत्म हो जाएगा, फिर हमें एक नया एग्रीमेंट करना होगा। और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि वो जो नया एग्रीमेंट होगा वो करंट एग्रीमेंट से 2 या 3 गुना बड़ा एग्रीमेंट हमें करना होगा। बहुत बड़ा एग्रीमेंट IMF के साथ हमें करना होगा इलेक्शंस के बाद। सही, और इस दौरान जनवरी में आप तवक्को रख सकते हैं कि गैस और बिजली की कीमत दोबारा से बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो यकीनी तौर पे आवाम के लिए भी वो बढ़ता हुआ बोझ होगा। फरोज सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बोल्ड, रेकोडेक्स, सऊदी इश्तराक, इन्वेस्टमेंट, PIF, और कितनी हम तेज़ी से इस तरफ बढ़ रहे हैं और क्या इसकी टाइमलाइन पॉसिबली हो सकती है, पॉसिबली इसमें कितने इन्फ्लोज आ सकते हैं, कुछ अहम सवाल SIFC के हवाले से उठाए क्योंकि बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तानी मैशत से। इलेक्शंस के ऊपर और सियासी गर्मा गर्मी पर आएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। बेनकाब में हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हमने प्रोग्राम का स्टार्ट SIFC से किया, माशी बहरान और साथ साथ IMF और सारी चीज़ें, लेकिन सियासत पर आते हुए सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है, बयानबाजी भी आ रही है मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, अपने मंशूर और अपनी बातें भी कही जा रही है। बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान की मईशत, मौजूदा माशी हालात, आवाम की मुश्किलात पर क्या कहा रिसेंटली अपने जलसे में। लेट्स से दिस के बिलाल साहब ने क्या कहा, पहले आपको सुनाते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इजाफा
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हालात जो आजकल के हैं, आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क में कितनी मुश्किलात हैं। आपको अंदाजा है कि ये मुआशी बहरान की वजह से जो तारीखी सतह पर महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी अब पहुंचा है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है। इस गुर्बत का हल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले इलेक्शंस में हमने जितवाना है, कामयाब करना है, ताकि हम अवामी राज कायम करें। इसी सिलसिले में यानी बिलावल साहब ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि अगर फिर से किसी को मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो अवाम नुकसान उठाएंगे। और कल हमने देखा चेंबर ऑफ कॉमर्स में नवाज शरीफ साहब की मुलाकात ताजरों से हुई, वहां उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कमेंट्स किए। उन्होंने जिक्र भी किया कि अगर उनकी हुकूमत होती तो शायद ये 40-50 रुपए का डॉलर होता, और मुस्तकबिल का भी लाहेमल दिया कि आगे चल के मसाइल का हल क्या हो सकता है। तो मईशत पर गुफ्तगू मेन मरकज इस वक्त कहा जाए तो मईशत है, अगर तमाम जमातों की बात करें। लेकिन ये जो खदशा जिसका इजहार बिलाल भुट्टो साहब कर रहे हैं कि अगर फिर से किसी को मुसल्लत किया गया, इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुआ, तो अवाम को नुकसान होगा, ये क्यों है उनको कंसर्न्स, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये वही तहफ़्फ़ुज़ात है लेवल से मुतल्लिक या कुछ और। शब्बीर अली बजरानी साहब प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साथ हैं, और खेलदास साहब हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उनके कमेटी में भी हैं इस वक्त, मंशूर की हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों शख्सियात को खुशामदीद कहते हैं। शब्बीर साहब, ये कंसर्न क्यों है बिलावल साहब को कि जो किसी को मुसल्लत किया जाएगा, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा, क्या इसके पीछे कॉन्क्रीट रीजंस हैं? शब्बीर साहब प्लीज बताइएगा। जी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अपने साथ लिया सफियान साहब। मैं आपको बताता चलूं कि ये सिलसिला पिछली जो गवर्नमेंट बनी इमरान खान साहब की जी, ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ, और उस वक्त भी एक अनपॉपुलर बंदे को मुसल्लत किया गया और उनको किस तरह पूरे मुल्क में मेजॉरिटी दी गई और हुकूमत बनाई गई, और जो हशर फिर मुल्क के साथ हुआ, हम फाइनेंशियली किस पोजीशन में आए। उसके बाद गवर्नमेंट टॉपल डाउन हुई, पीडीएम सेटअप बना कुछ अरसे के लिए, और अब जो है मुल्क की हालात हम सब ने देखे, आपने भी देखे जी, कि किस तरह मियां साहब पाकिस्तान आए, किस तरह उनके लिए माहौल साजगार बनाया गया, और एक क्लियर मैसेज सारे अवाम को नजर आ रहा है कि ये इनको उसी अंदाज से जो पिछली हुकूमत बनाई गई इमरान खान की, उसी अंदाज से इनको जो है केटर किया जा रहा है, और इनको जो है एक किंग्स पार्टी के तरीके से शबीर साहब, अगर इसमें अगर एक किंग्स पार्टी और अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो जो तनकीद हो रही है वो आपकी तनकीद उन कुव्वतों पर नहीं हो रही जो किसी को किंग बना रहे हैं, बल्कि नून लीग पर क्यों हो रही है? ये मेरा सवाल है आपसे, नून लीग पर तनकीद क्यों कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट या किसी और कुव्वत पर तनकीद क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, सियासी जमातें सियासी जमातों पे ही तनकीद करेंगी ना। अब हम एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसके चारों सूबों में पॉपुलैरिटी है, और वो मोहतरमा बेनजीर साहिबा इक़्तिदार में रह चुकी हैं, मुल्क की वज़ीर आज़म बन चुकी हैं, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो सियासी पार्टियों से ही अपना बात भी करती हैं, तनकीद भी करती हैं, डायलॉग भी करती हैं। तो बदकिस्मती ये है कि हम लोग अभी तक ये सीखे नहीं हैं कि हमने पॉलिटिकल अरीना में अपनी अवाम की ताकत से आना है, अपने अवाम के बलबूते पे अपनी इलेक्शन वोट जो है, जिसको हम कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, उस वोट के सिलसिले से हमने आके अपनी गवर्नमेंट भी फॉर्म करनी होती है, या आपकी मेजॉरिटी नहीं है तो आपने अपना अपोजिशन में एक किरदार अदा करना होता है। तो जमहूरी रवायात को मेरे ख्याल से फरोग देने की जरूरत है। जो चेयरमैन बिलावल साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि सबको एक फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का मौका देना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, अवाम जिसको चाहे उसको वोट दे, क्योंकि ये अवाम की ताकत से ही हुकूमतें बनती हैं, और अवाम की मर्जी से बननी चाहिए। शबीर साहब, जो कंसर्न जो आपने कहा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब आए हैं उनको लाया गया है, या जिस तरह उनको स्टेज किया जा रहा है, खेलदा साहब इन कंसर्न्स पर आप कुछ कहना चाहेंगे? खेलदा साहब, देखें, नवाज शरीफ साहब अदालती फैसले से पाकिस्तान से बाहर गए थे जमानत पे, और कैबिनेट ने उस वक्त ये फैसला किया था, और जब आए हैं तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर किया है। पीपल्स पार्टी के दोस्त जो भी तनकीद कर रहे हैं, हम 90 की सियासत नहीं करना चाहते हैं।
पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो साहब रोजाना की बुनियाद पे हमारी क़यादत पे तनकीद कर रहे हैं, हमारी क़यादत की तरफ से उनको जवाब नहीं आ रहा है। ये इनका शुक्रिया, इनकी मेहरबानी पीपल्स पार्टी के दोस्तों की कि ये पूरे पाकिस्तान में हमें बगैर कैंपेन के इन्होंने माहौल हमारा बना दिया है, बयानिया बना दिया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है। तो मुझे ये बताया जाए, अगर नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी दी जा रही है जो इनको नजर आती कि प्रोटोकॉल है, तो इनको याद होना चाहिए कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे 18 अक्टूबर पे कातलाना हमला हुआ कराची में, और फिर उसको 27 दिसंबर को शहीद किया गया। अगर उनको सिक्योरिटी दी जाती, उस तरह जो उनके खदशात थे उस वक्त एड्रेस किया जाता, तो ये एक नुकसान ना होता पाकिस्तान की सियासत को, इस कौम को, इस मुल्क को। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक बड़ी लीडर थी। तो इसी तरह इस खिते के नवाज शरीफ साहब सीनियर लीडर है, पाकिस्तान के सीनियर तरीन और 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है। उनको सिक्योरिटी पे इनको एतराज़ नहीं होना चाहिए, ना हमें इनकी क़यादत पे सिक्योरिटी पे एतराज़ात होते हैं। किसी की भी, कोई भी हो, कितना भी हमारा मुखालिफ हो, जो अगर किसी को सिक्योरिटी थ्रेट है उनको ये सहूलत मिलनी चाहिए। दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को कभी ये लाडले का कहते हैं, कभी किंग पार्टी का। मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब के 33 साल सियासी सफ़र में कितने साल वो जलावतन रहे हैं? 3 दफ़ा उनको इलेक्शन से रोका गया है, 3 दफ़ा उसको अपना वक्त जो अवाम ने मैंडेट दिया वो पूरा करने नहीं दिया गया। उनको खुद को जेलों में कितने साल रखा गया है, उनके साथियों को, उनके फैमिली को कितना जेलों में रखा गया है। तो इतनी कुर्बानियों का हमारा दास्तान है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, इस जमहूरियत के लिए। लेकिन खेलदा साहब ये जो बात है कि सिक्योरिटी की बात है, या फिर ये जो इल्जाम है वो ये कि किंग्स पार्टी बनाया जा रहा है, तो ये दोनों फर्क है बड़ा कि सिक्योरिटी देना और ये किंग्स पार्टी कहना। तो किंग्स पार्टी और खासतौर पर सिंध के तनाजुर में बात करें, यहाँ पर आपका इत्तेहाद भी हुआ एमक्यूएम के साथ, उसको भी इसी तरह इंटरप्रिटेशन हुई कि ये इस वक्त अलायंस बनाए जा रहे हैं। बिलाल साहब ने स्टेटमेंट दी कि अलायंस बनाए जा रहे हैं, ना कि खुद फितरी बन रहे हैं, और इनका नुकसान ही पीपल्स पार्टी को फायदा ही होगा। तो क्या वाकई में ये सब कुछ? खेलदा साहब, खान साहब, जो आप बात कर रहे हैं, जो आपने सवाल भी बेजारानी साहब से किया, मैं भी ये सवाल करता हूं कि आप खुल के बताएं किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, किसके साथ आपके खदशात हैं? क्या हमने सब ने मिलकर तय नहीं किया था कि इलेक्शन जो है आगे जाएंगे? मर्दमशुमारी हमने सीसीआई में पास नहीं की थी। तो ये सारे फैसले उसी 16 महीने के फैसले हुए हैं, उसमें इलेक्शन भी डिले हुआ है। और ये जो कह रहे हैं, खुल के बात करें ना। इतनी अगर या तो इस पार्टी में अब वो सकत नहीं रही, या वो बात नहीं कर सकते, किसका इशारा कर रहे हैं, कौन किंग बनाता है, कौन कर, ये खुल के बात करें कौम के सामने। हमें जब खदशात थे हमने खुल के बात की, हमें अगर ताफुजात थे, हम समझते हैं। शब्बीर साहब, आप सुन रहे हैं? अगर आप वो कह रहे हैं कि अगर आपको हम पे कंसर्न है अपना बोलने जी, अच्छा शब्बीर साहब, अगर इस पे मैं खिल्ला साहब अगर मौका दें, अगर शब्बीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले ले। मैंने भी आपसे पूछा था शब्बीर साहब, लेकिन आपने कहा कि हमारी जमहूरी रिवायत है और हम सियासी जमातों पर ही तनकीद करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं अगर आपको कुछ कंसर्न है तो खुलकर इजहार करें उन कंसर्न का, उन कुव्वतों के खिलाफ जो किंग्स बना रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त जितनी भी जमातें हैं वो इक़्तिदार से बाहर है। इंटीरियम सेटअप है पूरे मुल्क में और केयरटेकर गवर्नमेंट चल रही है। मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और 4 सूबों के वज़ीर आला। तो सिक्योरिटी जहां तक बात है तो सिक्योरिटी अपनी रखें, प्राइवेट सिक्योरिटी रखें ना। क्यों उनको ऑफिशियल सिक्योरिटी और ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स और ये सब दिए जा रहे हैं? ऐसे तो हमारे पार्टी के सदर जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो मुल्क के सदर रह चुके हैं, उनको तो इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो एक बहुत बड़े इंसान है, एक पार्टी के चेयरमैन है। तो हम तो नहीं मांग रहे प्राइवेट ऑफिशियल सिक्योरिटी या कोई कंसर्न दिखा रहे। ये क्यों शो किया जा रहा है पूरे मुल्क में? मियाँ साहब लैंड होते हैं एयरपोर्ट पे, आईजी आपका सलूट करते हैं उनको, और जहां जा रहे हैं सूबों में वहां पे उनको प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं। ताजा ये लहर आपने देखी, बलूचिस्तान में गए, किस तरह सियासतदानों ने पार्टी जाके नून लीग ज्वाइन की। यही सेम पैटर्न रिपीट हुआ था इमरान खान के साथ। जैसे इमरान खान को लाया जा रहा था
उसी पैटर्न पे। लेकिन शबीर साहब माजरत के साथ मैं ये इसका जवाब इनसे लूं, लेकिन आप मुझे बताएं कि यहाँ पर सिंध के अंदर जो पॉलिटिकल प्लेयर्स है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, दीगर है, वो ये कह रहे हैं कि हमें सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही पीपल्स पार्टी की वजह से। जमात इस्लामी कह रही है कि आपने एसीडीसी का इलेक्शन कराया बल्दियाती, तो वो आप पर यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं सिंध की सतह पर कि आप यहाँ पर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, आप यहाँ पर किंग बने हुए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, इस वक्त ना पीपल्स पार्टी के पास इक़्तिदार है, ना पीपल्स पार्टी कोई डिसीजन लेती है। ये सारी चीजें इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले। लेवल प्लेइंग फील्ड की चेयरमैन साहब अगर बात कर रहे हैं तो वो अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं कि वो हम जैसे इस इंतखाबात की में तैयारी में है, उसी तरह सारी पार्टियों को डील करना चाहिए। क्यों एक फेवरेटिज्म किया जा रहा है? एमक्यूएम आपने बात की, एमक्यूएम पिछली गवर्नमेंट में कहाँ थी, किसके साथ खड़ी थी? इमरान खान के साथ खड़ी थी। जब मौका आया तो उनको हटाया गया और वो चाके छोड़ के बाप पार्टी इमरान खान के साथ हटी, एमक्यूएम हटी और दूसरी जमातें हटी, तब जाके पीडीएम बनी थी। हम इन चीजों को हमारी क़यादत ने समझा था, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, और उन्होंने तो ये चोटें खा खा के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने साइन किया था, वो इसी की निशानदेही थी कि हम लोग। लेकिन शबीर साहब, आपने जिस तरह कहा कि इलेक्शन कमीशन मामला देख रहा है, निगरान हुकूमतें हैं, तो ये तो नून लीग भी फिर कह सकती है कि इलेक्शन कमीशन मामला देख रहा है, अगर नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी दे रहे हैं तो हम तो हुकूमत में नहीं है जो हम खुद दे रहे हैं सिक्योरिटी। लेकिन आपने कहा है कि एक दो वज़रा उनके हैं जो उनके लोग हैं, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर भी जो सीएम नॉमिनेट हैं या जो भी हैं, वो उनके नाम भी तो इश्तराक से आए हैं आप लोगों के। नहीं, जो भी नॉमिनेशन हुए हैं वो ना हमारी पार्टी का कोई उसमें मशावरत है, ना हमारा। मैं सिंध की सतह की बात कर रहा हूँ, जो सिंध पर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। जी, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ ना जी। सिंध में अभी जो वज़ीर आला बैठे हुए हैं मकबूल बाकर साहब, वो एक बड़े मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जज होके रिटायर हुए हैं और उनकी एक पर्सनैलिटी है जो फेयर, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट बंदे हैं। तो उनको यहाँ पे लगाया गया और किसी पार्टी को मेरे ख्याल से उनकी नाम पे एतराज नहीं है, तो वो एक कंसेंसस के तरीके से उनकी जो है चॉइस की गई और वो अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। लेकिन आपने सुना होगा वजीर आजम काकड़ साहब का कई दफा स्टेटमेंट आ चुके हैं कि इलेक्शन पहले तो डेट नहीं मिल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके हमें डेट दी है 8 फरवरी, अब डेट मिली है तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हमारा काम इलेक्शन कमीशन को असिस्टेंस देना है। तो समझे आप, इलेक्शन कमीशन की होली टोली रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। कोई पार्टी वायलेशन करती है, कोई गलत तरीका अगर इस्तेमाल होता है तो उस पे इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर नोटिस लेना है। लेकिन ये खेलना साहब तो कह रहे हैं कि ये जो तासुर आप दे रहे हैं ना, कि इस तासुर से तो इनको फायदा ही हो रहा है कि ये जो है ना इनकी हुकूमत अगली है। खेलना साहब, आपका फायदा हो रहा है इस तासुर से कि जी लोगों के जहनों में बैठ रहा है कि आपकी गवर्नमेंट है, आप किंग पार्टी है? खान साहब देखें, ये जो सिंध में वजीर आला बैठा हुआ है वो इनके और एमक्यूएम के मुशावरत से वजीर आला सिंध ने उन्होंने नाम दिया था। और मैं आपको बताऊं, आज भी सीएम हाउस में पीपल्स पार्टी से आर्डर चलते हैं, वज़रा जो निगरान है उनकी नहीं सुनी जाती, उनका पोर्टफोलियो खत्म हो जाता है, सिस्टम पूरा सिंध में चल रहा है। हमें उस बात पे भी एतराज नहीं है। हम समझते हैं जो हम स्ट्रेटजी सिंध के हवाले से बना रहे हैं, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब, हमारी जमात मुस्लिम लीग नून, हम इनको सिंध में इन हालात में भी इनकी हुकूमत, इनके अफसरान डीसी एसपी होने के बावजूद भी इनको हम सरप्राइज देंगे आने वाले दिनों में। जिस तरह बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून को एक बड़ी कामयाबी हुई है, मैं आपके तवज्जुह से अब तक के सिंध की अवाम को बताना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सिंध आ रहे हैं। हम आपको एक मुतबादल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और आप फैसला करें कि 15 साल से जो हुकूमत सिंध में आपके वोट से या किसी भी तरह सिलेक्ट होके 18 में जिस तरह मरकज में हुई, तो सिंध में भी सिलेक्शन हुई थी, हमें सब पता है। मगर हम इन चीजों में नहीं माजी में जाना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इस सूबे को, सिंध को पंजाब जैसा देखना चाहते हैं। हमारे कायदीन के पास कारकर्दगी की लंबी दास्तान है, वो आके सिंध में ये बताएंगे। लेकिन खेलना साहब, आप कह रहे हैं कि 18 में भी सिंध में सिलेक्शन हुई और अभी आप कह रहे हैं कि जो वजीर आला हैं या जो फैसले होते हैं वजीर आला हाउस में वो सारे पीपल्स पार्टी के लोग करते हैं। तो ये तो इन इल्जामात के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि कुछ आप करेंगे सिंध में, इलेक्टोरली आपको कोई फायदा होगा?
हम मायूस नहीं है, हम रोना धोना नहीं रोएंगे, हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें नहीं करेंगे। ये जो भी कुछ कर ले हम अवाम के पास जाएंगे, हमें अपना बयानिया बनाएंगे, क्योंकि हम सिंध के अवाम को बता सकते हैं कि हम कराची को लाहौर जैसा बनाएंगे, हैदराबाद को फैसलाबाद जैसा बनाएंगे, सखर को गुजरांवाला जैसा बनाएंगे। हमने सिंध में मोटरवे दिया है, हमने कराची समेत सिंध में अमन दिया है। हमारी कारकर्दगी सिंध में जितना भी काम हुआ है वो नवाज शरीफ साहब के दौरों में इक़्तिदार में हुआ है। तो इन्होंने 15 साल की जो हुकूमत की है, उनकी गवर्नेंस, उनके काम भी इनके सामने, हमारी जो पंजाब और मरकज में हमारे दौर गुजरे वो हम सामने रखेंगे। ये फैसला सिंध की आवाम को करना है। और आप देख लेना जब इलेक्शन करीब आएगा, अच्छा, मैं पहले इल्जाम शबीर साहब इसका ये तो बता दें कि वज़ीर-ए-आला हाउस में जैसे आप कह रहे हैं कि चेहरे वहां पे नजर आते हैं वफाक में, तो ये कह रहे हैं वज़ीर-ए-आला हाउस में जो अफराद इस वक्त हैं, जो फैसले हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं सिंध में, सर इसका जवाब बड़ा जरूरी है पीपल्स पार्टी की तरफ से। शबीर साहब प्लीज बताएं। बिल्कुल, मैं केलदार साहब की इज्जत करता हूँ और मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट से मुझे अफसोस हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मशावरत से हर चीज हो रही है। अगर ऐसे है तो मुझे जरा ये बताएं कि अभी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स यहाँ से रिपोर्ट कराए गए इस्लामाबाद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, वो किन के हुक्म से किए गए, जरा मुझे उसका भी जवाब दें। और ये जो इंटरवेंशन सिंध में हो रही है और ये कह रहे हैं कि जी आके सिंध में हम एक ऑप्शन देंगे, तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तो बूथ है ही है। तो हम जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब अभी गए हुए हैं केपी, और पंजाब भी शुरू है, और आप देखेंगे अभी बलूचिस्तान में भी जाएंगे, वहां पे भी हम काफी पॉजिटिव शख्सियात जो है पीपल्स पार्टी का। आप कह रहे हैं कि ये इल्जाम बेबुनियाद है, इसमें कोई ठोस वजह नहीं है? बेबुनियाद इल्जाम है। यहाँ पे कुछ अहम शख्सियात जो नून लीग से वास्ता रखती हैं, उन्होंने कई सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट कराया है। अच्छा। तो ये तो शुरुआत कर दी है इन्होंने अपनी एक वो धांधली। सर तो ये तो बड़े दोनों तरफ से बड़े संगीन इल्जामात हैं। आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने अफसरान को भिजवाया, और आप खेला साहब ये आप पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने वहां से वफाक से ऑफिसर्स बुलवाए। दूसरी बात वो कह रहे हैं ये इल्जाम बेबुनियाद है जो आप कह रहे हैं वज़ीर-ए-आला हाउस में सिंध पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए। देखें, 15 साल से मुस्लिम लीग नून सिंध जो है, सिंध चैप्टर है, वो कभी भी वजीर आला हाउस किसी काम के लिए नहीं गया, ना हमारे लिए दरवाजे खुले थे। आज तक भी हमारा जो निगरान वजीर आला है, हमारा डेलीगेशन नहीं मिला है, ना मिल सका है। तो बात यह है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, आपने इनके वज़रा के खुद जो निगरान वजीर है, उनके इख्तलाफात चीफ मिनिस्टर से हुए हैं, वो सबके सामने है, कौम के सामने है, मीडिया पे आ चुका है। तो वो जब उनकी वज़रा की नहीं चलती तो हम जो बाहर बैठे हुए हैं, जाहिर है हमें तो ना इनका किसी डिस्ट्रिक्ट में डीसी या एसएसपी कोई बात हमारी जो जायज़ है वो भी नहीं सुनते हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल आज भी मुराद अली शाह साहब का आप चेक कर लें, अगर सीएम वाला नहीं है तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। इनको हर वज़रा जो निगरान वजीर है उनके साथ पुलिस मोबाइल है, किसी मुस्लिम लीग नून के साथ एक सिपाही, किसी जीडीए के साथ एक सिपाही, एमक्यूएम के साथ कोई है सिक्योरिटी, तो हमें बताया जाए। इनके हर वज़रा जो साबिक वजीर है, सूबाई हो या मरकज में इनके एमएनएज है, 3-3 गाड़ियां, इनके बच्चों को जो वज़रा रहे उनके औलादों को भी सिक्योरिटी दी हुई है। तो ये बात भले दें, हमें उस पर एतराज नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम सिंध के पास एक पैगाम लेके जाएंगे खुशहाली का, तरक्की का। अगर सिंध की आवाम हमें वोट देगी तो हम सूबे में हुकूमत बनाएंगे, ये हमारी स्ट्रेटजी है मुख्तलिफ जमातों से। वो तो आपका हक है, आप जा रहे हैं अवाम में, और आप सही कह रहे हैं कि अवाम अगर सपोर्ट करती है आपके मैनिफेस्टो को, पीपल्स पार्टी से हमारी दुश्मनी नहीं है। जी शबीर साहब लास्ट आप कमेंट प्लीज। शबीर साहब ये जो बता रहे हैं, मैं खुद सिंध काबीना का हिस्सा रह चुका हूँ पिछली प्रीवियस गवर्नमेंट में, मुराद अली शाह साहब की चीफ मिनिस्टर के दौर में मैं उनकी काबीना का हिस्सा था और 5 साल में वजीर था। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई है, सीएम साहब के उसी दिन सबको, कैबिनेट को और सारे जितने भी हमारे एमएनएज या जो भी हैं, उनको ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे पार्टी की तरफ से, लीडरशिप की और सीएम साहब के, कि सारा प्रोटोकॉल आपने वापस करना है। और हमने उसी वक्त अपनी जो सरकारी गाड़ियां, जो अपनी पुलिस मोबाइल, जो अपने पुलिस के हमारे गार्ड से डिप्यूटेड जो ऑफिशियल कैपेसिटी में होते हैं, वो सब हमने उधर सरेंडर करके सब वापस किए। सही है, ठीक है, लेकिन इल्जामात दोनों तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड के सामने आ रहे हैं। किसी वजीर के पास कोई पुलिस है, न कोई सिक्योरिटी। जी खेलदा साहब, आपकी इत्तलात ये भी गलत है, इसका मतलब खेलदा साहब ये कह रहे हैं?
और बिल्कुल देखिए, साहब बार-बार ये बेजारानी मेंशन कर रहे हैं कि उनका असर रसूख सीएम हाउस में, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया जी खेलना साहब, आप लास्टली कुछ इस पे जवाब देना चाहेंगे प्लीज। एक रिटायर्ड जज हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और वो अपनी मर्जी से सारा काम कर रहे हैं। उनकी अच्छा शफी साहब, अगर खेलना साहब से मैं शॉर्टली मुझे ब्रेक पे जाना है, खेलना साहब प्लीज अगर आप कुछ कहना चाहें इस पे, क्योंकि आपकी इत्तलात गलत है, इसका मतलब ये भी देखें। बेजारानी साहब की बात दुरुस्त होगी अगर उन्होंने वापस कर दी सिक्योरिटी को। कई वज़रा है, सिर्फ एक वजीर बेजारानी साहब नहीं है, वो ये दुरुस्त कहते होंगे, दुरुस्त फरमा रहे होंगे, मगर मैं अक्सरत राय की आपको बता रहा हूं। और ये आप कल जीडीए का ऐलान में पढ़ लें। मैं आपको सही मुराद अली शाह साहब को बता रहा हूं कि उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अभी आप उनके घर में जाके विजिट करें तो न पुलिस खड़ी है, न कोई बंदा है, न कोई मोबाइल है। वो तो सीएम रह चुके हैं, उनको तो आज चाहिए, लेकिन उन्होंने भी अपना सिक्योरिटी वापस कर दिया। अगर हम उसकी गिला नहीं कर रहे हैं खान साहब, हम उसका शिकवा नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं जो करना है ये करते रहे। हम अवाम के पास जा रहे हैं, हम इनको सरप्राइज देने जा रहे हैं, उसके बावजूद चले देखते हैं हम सर, आप करेंगे। हमारी एक्सेप्ट करती है। आई हैव टू टेक अ ब्रेक खेलना साहब। मुझे फिर आज जो मुकदमात चेयरमैन पीटीआई पर हैं, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है कानूनी तौर पर, आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी उनसे पूछगछ हुई है, 2.5 घंटे पूछगछ हुई है। ये सारी तफसीलात पूछेंगे क्या हुआ और किस तरह हुआ। इस ब्रेक के बाद ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हमने प्रोग्राम में सियासी माहौल, माशी माहौल में बात करी, कुछ कानूनी बात भी करते हैं। इमरान शफीक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, मुमताज़ माहिर कानून है, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब के। आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी 2.5 घंटे पूछगछ हुई चेयरमैन पीटीआई से। साइफर केस अलग है। इमरान शफीक साहब, आपको मुस्तकबिल क्या लग रहा है, खासतौर पर इलेक्शन के तनाजुर में? पहले पीटीआई के बारे में बताइएगा, क्योंकि कल पहले तक शायद पाबंदी लग जाए, आपका आ जा रहा है पाबंदी नहीं लगेगी, और फिर चेयरमैन पीटीआई का अपना मुस्तकबिल इसमें क्या नजर आता है कानूनी लिहाज से? देखिए, एक तो इलेक्शन के एतबार से तो इमरान खान साहब पहले ही अहल हो चुके हुए हैं। तोशाखाना केस में उनको जो सजा हुई है, उस सजा के बाद तो अब वो नाअहल हैं, और जब तक उस सजा के खिलाफ अपील में उनकी सजा को कलअदम ना करार दिया जाए, जमानत तो उनकी उस केस में हो गई है, लेकिन जब तक उस सजा को कलअदम नहीं करार दिया जाता उस वक्त तक तो वो नाअहल रहेंगे। इसलिए उनके लिए मजीद किसी नाअहली की जरूरत नहीं है। इलेक्शन की हद तक, इलेक्शन में अब 3 माह रह गए हैं, बल्कि 2 माह रह गए हैं, तो उसमें अगर वो उनकी नाअहली खत्म नहीं होती तो वो तो इलेक्शन में नहीं हो सकते। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो साइफर केस है, साइफर केस में भी जिस तेजी के साथ समाअत जारी है, ये मुझे लगता ये है कि कोशिश ये होगी कि उन इलेक्शन से पहले उस केस का फैसला हो जाए। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि गाँव की तादाद अगर 14-15 है तो जितनी मर्जी जल्दी कर ली जाए, बहरहाल इलेक्शन से पहले इस केस का, साइफर वाले केस का फैसला होता हुआ मुझे नजर नहीं आता। और इसमें मुतवक्का सजा क्या हो सकती है सर? जो कानून लागू हो रहे हैं उसके तहत कितनी सजा हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम? देखें, वो सजा तो उस केस में जो है वो डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, और 14 साल तक की सजा भी हो सकती है। लेकिन उस केस के फैक्ट्स पर और सर्कमस्टांसेस में क्या ये सजा हो भी सकती है, ये एक अलग मामला है। मेरी नजर में तो ये केस जो है वो बहुत से लोगों को ये बात बुरी भी लग जाती है, लेकिन कानूनी तौर पर मेरी राय में तो ये 2 साल की सजा वाला केस है। इसमें कोड को कहीं भी ब्रेक नहीं किया गया। ये एक अलग मैटर है। बहरहाल आपका मेरा ये सवाल। तीसरा जो आज 2.5 घंटे तफ्तीश हुई 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो है, ये भी नैब आगे बढ़ा रहा है, मामला बढ़ रहा है तेजी से। आप क्योंकि नैब के कानून के माहिर रहे हैं, नैब का जो प्रोसीजर रहा है वो वैसे तो कहता है 4 महीने में करना है केस, लेकिन हमने देखा है कितना स्लो होता है। तो इसमें क्या आपको लगता है कि कितना जल्दी ये प्रोसेस होगा, यानी मंतकी अंजाम तक मामला पहुंचेगा? सही या दुरुस्त इल्जाम, गलत या सही पता चल सकेगा? नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता कि नैब अगले जो इलेक्शन से पहले इस केस का रेफरेंस दायर करने की पोजीशन में भी आ जाए।
यानी 2 माह के अरसे में तो नैब दायर भी नहीं कर पाएगा, बड़ी मुश्किल से गुजोर लगा के। अभी तक तो नैब ने इसमें कोई खास तफ्तीश भी नहीं कर सका। अभी तक तो अपने इस केस के यानी बड़ी स्लो रफ्तार में नैब ने इस केस को आगे बढ़ाया है और बहुत पुरानी तफ्तीश है। तो ये 4 माह वाली जो बात है ये तो मुझे नहीं लगता, ये तो भूल भुलैया है। इस केस में बहरहाल ये आएगा। और इस केस में अगर बहरहाल एक चीज है, नैब के अब नए कवानीन है, उनकी रोशनी में इस केस में अगर खान साहब की गिरफ्तारी हो भी तो उनमें जमानत के खुले चांसेस हैं। और अब नैब केसेस में जमानत कोई इतना बड़ा इशू रह नहीं गया कि जिसकी बुनियाद पर आप ये कहें कि इमरान खान साहब की जमानत इस केस में नहीं हो सकेगी या इस केस में जो बाकी मुल्जमान है वो जमानत ना हो सके। तो नैब के केसों में उनकी जमानत हो जाएगी, तोशा खाना में उनकी जमानत हो चुकी हुई है। जो असल मसला है वो साइफर है और साइफर में उनका केस अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। और आप याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहरहाल काजी फायज ईसा साहब उसमें चीफ जस्टिस हैं और इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट को कलअदम करार देकर एक बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट दे चुकी हुई है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से आप जमानत की तवक्को भी कोई रख सकते हैं कि अगर मेरिट पर जमानत बनती हुई तो सुप्रीम कोर्ट इस हद तक चली जाएगी। यानी ये साकिब निसार साहब के दौर वाली कोर्ट नहीं है, नहीं आसिफ सईद खोसा साहब। लेकिन इमरान साहब ये बताएं कि ये जो इसके अलावा और जो चीजें सामने आई, जैसे मिसाल के तौर पर फराग होगी का मामला आया है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस्मान मुजदार या दीगर करप्शन केसेस हैं, और फिर उसके अलावा कुछ ऐसे बयानात हैं जिसमें कहा गया जी कि इनके कहने पे ये किया, इनके कहने पे वो किया। फराग होगी की मिसाल ही ले लें कि मैं फ्रंट पर्सन के तौर पर काम कर थी, जो उनके बारे में सामने आती है बात। बुशरा बीबी के मामला है, तो क्या ये भी इंप्लीकेशंस आएंगी लीगली बिफोर इलेक्शंस? आपको लगता है ये मैच्योर हो जाएंगी, मैच्योर इनफ टू प्रोसिक्यूट हिम लीगली? देखें, एक किसी शख्स का इलेक्शन की राह में जो चीजें रुकावट बनती है ना वो तो उस बंदे की नाअहली बनती है। वो तो हो गया जी, वो तो हो गया है जी, वो जमानत में है तो वो बनती है। अदरवाइज ये इल्जामात उस किसी बंदे पर पहाड़ जैसे भी आप लगा दें, अगर उसकी जमानत हो चुकी हुई है और वो नाअहल नहीं है तो वो उसको सियासत से आप नहीं रोक सकते। तो अब जहां यानी जितनी ये स्टेटमेंट्स आई हैं, मुख्तलिफ केसेस हैं, इमरान खान साहब को उसमें गिरफ्तार किया जाता रहेगा और अब टाइम बहुत कम रह गया और केसेस ज्यादा हैं। इसलिए अगर 2 माह में अदालतों से इमरान खान साहब को कोई बहुत तेजी से रिलीफ नहीं मिलता जिस तरह की पहले उनको मिल जाया करता था, तो अगर तेजी से नहीं मिलता और रूटीन की रफ्तार में अगर उनको मिलता है तो मेरा अपना खदशा यही है कि वो इलेक्शन जो है वो जेल के अंदर ही गुजारेंगे और नाअहली भी उनकी इसी तरीके से बरकरार रहेगी। और जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी जमानत के फैसले हुए हैं, जो रूटीन में जिस तरह आम लोगों के फैसले होते हैं उसी अंदाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके केसों में फैसले किए हैं। तो उस अंदाज से जो उनकी अपील है जो तोशा खाना में जिसमें वो नाअहल हुए हुए हैं, वो अपील भी 2 माह में तो मुझे डिसाइड होती नजर नहीं आ रही, ये इससे आगे के ही मामला जाएगा। तो इसलिए अदालती तौर पर मुझे जो निज़ाम है उसमें मुझे ये नहीं लगता कि इमरान खान साहब को कोई जल्दी में कोई ऐसा रिलीफ मिलने लगा है कि वो अहल हो जाएं या कोई ऐसा रिलीफ मिलने लगा है कि वो जमानतों से बाहर आ जाएं। ये जरूर है कि हो सकता है कि साइफर केस में उनकी जमानत हो जाए, लेकिन एक सवाल बहरहाल ये पैदा हो जाएगा कि ट्रायल अब चल पड़ा है और तेजी से चल रहा है, 2-3 गवाह भी हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि अब चूंकि ट्रायल चल रहा है, 3 गवाह भी हो चुके हैं, तो अब इस ट्रायल को आप 2 माह में खत्म कर दें, 3 माह में खत्म कर दें, तो वो उस अंदाज में शायद हो सकता है। लेकिन जितना ये हम कह रहे हैं कि इलेक्शंस, तो ये तो हम कह सकते हैं कि हतमी तौर पे कि इलेक्शंस में ये बाहर आते हुए तो हमें नजर नहीं आते, कम से कम नाअहली का आप कह रहे हैं ऑलरेडी एक तलवार जो उन पे लटक रही है, जो फैसला आ चुका है। लेकिन ये बताएं कि एक फॉरेन फंडिंग केस भी है और उस केस में सालों लगे, जो अकबर बाबर साहब पिटिशनर है उनको एक रिपोर्ट तक पहुंचने में, एक मंतकी अंजाम तक पहुंचने में, और उसके बाद भी डिले है। तो फिर ये जो केसेस हैं जिनमें करप्शन के इल्जामात हैं, संगीन इल्जामात हैं, सीक्रेट एक्ट्स के इल्जामात हैं, इसमें इतना जल्दी क्यों ये इस वक्त इनकी जो जमानतें या फिर इनके ये मामला से निकल रहे हैं? ये वजह क्या है कि उस केस में इतना स्लो प्रोसेस हुआ और इसमें इतना तेज? इमरान साहब देखिए, जमानतें वैसे तो जल्दी तो नहीं हुआ, जमानत की हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जमानत में फैसला होते होते 2.5-3 माह लग गए, जबकि जमानत का फैसला बहरहाल 5-10 दिन में 15 दिन में हो जाता है। तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी जमानत फाइल हुई, अभी तो उसकी पहली समाअत होगी, उसके बाद उसमें नोटिस होगा और वो भी पता नहीं कितने दिन लगते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि साइफर केस में जमानत की दरख्वास्तों को जल्दी सुना गया है। जमानत की दरख्वास्तों को साइफर केस में बड़ी रूटीन में आराम से ही सुना गया है। जहां तक अब मामला ये है कि उसका ट्रायल होने का,
तो ट्रायल भी उनका मुनासिब रफ्तार में जा रहा है। आप ये देखिए कि सैफर केस में उनके ट्रायल में हफ्ते में एक दिन उसकी समाअत का उन्होंने हुक्म किया हुआ है, उसमें जो गवाह आएंगे तो आप करेंगे। इसके बरक्स मियां साहब का आपको याद होगा कि इन्हीं दिनों में पिछले जब इलेक्शन थे तो केस हो रहा था, तो डे टू डे सुबह डे टू डे समाअत होती थी, रोज समाअत होती थी और दिन 3 बजे जाती थी। तो इसलिए खान साहब के केसों में कोई गैर मामूली अदालतों ने कोई हरकत और मुतहर्रिक नहीं दिखाया, बल्कि इसको स्लो पेस पे जो उसकी रूटीन है। तोशा खाना में देखें, छोटा सा केस था, 2 गवाह थे, लेकिन उसको खत्म होते होते भी 1.5 साल लग गया। तो अब वो इमरान खान साहब अगर उस केस को पहले डिसाइड करवा लेते तोशा खाना वाले केस को, तो हो सकता है कि अब तक उसकी अपीलों को भी डिसीजन हो चुका है। अच्छा, ये बताएं इमरान साहब के लाज़िम कि ये जो इनके साथ में कोलैबोरेटर्स में बुशरा बीबी हैं, इनकी भी गिरफ्तारी की आपको लगता है कि तवक्को है कि हो सकती है इन केसेस के अंदर आगे जाकर? देखें, जो सैफर केस है उसमें तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, उनका लेना देना कुछ नहीं है। तो बाकी ये तोशा खाना केस हो गया या जो नैब के अलकादर ट्रस्ट केस हो गया, इनमें अब नैब का कानून खुद इतना वो जमानत के हवाले से इतना लिबरल हो चुका हुआ है कि अब इनमें मुझे नहीं लगता कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा तो ख्याल है इनकी गिरफ्तारी के वारंट नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर नैब इनको गिरफ्तार, क्योंकि नैब में अब गिरफ्तार करने के पैमाने ये हैं कि कोई बंदा तफ्तीश में ताउन ना कर रहा हो, कोई बंदा भाग जाने का उसका खतरा हो, किसी बंदे ने एविडेंस को टेम्पर कर लेना हो, तो ये सारे खतरात तो बुशरा बीबी की हद तक नहीं है, ये इसका कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए अगर बुशरा बीबी साहिबा को इन सूरत हाल में, जो कानून की मौजूदा सूरत हाल है, इसमें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, तो बुनियादी तौर पर इससे नैब बदनाम होगा और कानून का गलत इस्तेमाल बज़ाहिर नजर आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि नैब अपनी साख पहले इतनी खराब कर चुका है, तो अब ये इस केस में खामखा की गिरफ्तारी करके साफ। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इमरान शफीक साहब से नुक्ता नज़र जो चेयरमैन PTI हैं, इन पर जो मुख्तलिफ केसेस हैं, इनकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है, इलेक्शंस के हवाले से क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, फीडबैक दीजिएगा जरूर, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।